नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत के भूगोल की सीरीज़ का ये हमारा 17वां लेक्चर चल रहा है, जिसका नाम है भारतीय कृषि। इसके हम 3 पार्ट कर चुके हैं, जिसके पहले पार्ट में हमने भारतीय कृषि का इंट्रोडक्शन देखा था। दूसरे पार्ट में हमने कुछ इम्पोर्टेंट विधियाँ और तीसरे पार्ट में भी हमने दूसरे और तीसरे पार्ट में हमने कृषि की जो विधियां हैं, इंपॉर्टेंट विधियां हैं, उनको हमने देखा था, डिटेल में देखा था। ये आज हमारा चौथा पार्ट है। आज से हमारी जो फसलें हैं कृषि के अंदर वो शुरू हो रही है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की खाद्यान्न फसलों को। इसके बाद में हम दलहनी, फिर तिलहनी और केस क्रॉप्स को पढ़ेंगे, यानी नकदी फसलों को पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, भारतीय कृषि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से हर एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों को। खाद्यान्न फसलों को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि ऋतु के आधार पर भारतीय कृषि को 3 वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन से वर्ग हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ग हैं? तो वो हैं, पहला है खरीफ, दूसरा है रबी और तीसरा है जायद। दोस्तों, अगर खरीफ फसलों की बात करें तो खरीफ फसलें जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। रबी फसलों की बात करें तो ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलें बोई जाती है, अप्रैल मई में काट ली जाती है। जायद की बात करें तो ये मार्च में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो खरीफ और जो रबी हैं, इनके बीच में जायद की फसलें उगाई जाती हैं। खरीफ और रबी के बीच में जायद की फसलें उगाई जाती हैं। तो ऋतु के आधार पर भारतीय कृषि को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है खरीफ, दूसरा रबी और तीसरा जायद। अब ये कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम इन तीनों ऋतुओं की जो मुख्य फसलें हैं उनको ट्रिक से याद कर लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है फसल का नाम देके कि ये किस ऋतु की फसल है। तो हमने देखी थी कि हमारी 3 ऋतु हैं, खरीफ, रबी और जायद। अगर खरीफ की बात करें तो खरीफ की जो मुख्य फसलें हैं वो उसको आपको याद रखना है एक ट्रिक के माध्यम से। जो ट्रिक है, खरीफ की अम्मा गधा बजाती है। खरीफ की अम्मा गधा बजाती है। खरीफ से तो हो जाएगा खरीफ की फसल। की से कपास याद रखेंगे, फिर अम्मा के अंदर ऐसे याद रखेंगे अरहर, आधे जो मैं है आधा मैं है उससे रखेंगे मक्का, फिर माँ से रखेंगे मूंगफली, फिर गधा के अंदर गै से गन्ना, धा से धान, और बजाती के अंदर बै से बाजरा, जा से ज्वार और ती से तिलहन। तिलहन में मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी फसलें आती हैं। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, जिससे कि आप खरीफ की जो मुख्य फसलें हैं उनको ईजिली याद रख सकें और एग्ज़ाम में कोई भी फसल का नाम देके आपसे पूछा जाए ये किस ऋतु की फसल है, तो उसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये किस ऋतु की फसल है। ये थी खरीफ की मुख्य फसलें। अब हम देखते हैं रबी की प्रमुख फसलें, जिनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो इसकी ट्रिक है, रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। यहाँ पे रबी से हो जाएगा रबी की फसलें, फिर इसके अंदर आरजू हैं तो आरजू के अंदर आ से हो जाएगा आलू, रे से हो जाएगा राई, जू से हो जाएगा जो। तो ये 3 फसलें आरजू से याद रखेंगे। फिर याद रखेंगे सच्चे के अंदर जो कै है वो साइलेंट रहेगा। यहाँ पर के साइलेंट रहेगा। सरसों के अंदर मतलब सच्चे के अंदर से हो जाएगा सरसों, आधे चे से चना, और फिर गम के अंदर आएगा गै से गेहूँ, मैं से मटर और मे से मसूर, और डूबा भी क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप रबी की फसलों को याद रख पाओगे। कौन कौन सी है? आलू, राई, जौ, सरसों, चना, गेहूं, मटर और मसूर। ये रबी की फसलें। अब हम बात करते हैं जायद की फसलों को,
कि जायद की कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं। आपको ट्रिक याद रखनी है, मौत की खीर, मौत की खीर। मौत से हो जाएगा मौसमी सब्जी, मौसमी सब्जी। तय से हो जाएगा तरबूज, की से हो जाएगा ककड़ी और खीर से हो जाएगा खीरा। तो ये जायद की 4 मुख्य फसलें हैं जो आपको याद रखनी है। दोस्तों, इन ट्रिक्स को आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में फसल का नाम देके पूछा जा सकता है कि कौन सी फसल किस ऋतु की है, या फिर ऐसे भी दिया जा सकता है कि ऋतु का नाम दे दिया जाए कि किस ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो ये हमने मुख्य फसलों को ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। अब हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की खेतियों के नाम। दोस्तों, कई खेतियां हैं जिनके उपनाम हैं, उपनाम हैं। अक्सर एग्जाम में यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि उस खेती का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किसकी खेती है। तो देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए एरोपोनिक। एरोपोनिक एक खेती का नाम है जिसके अंदर पौधों को हवा में उगाया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि एरोपोनिक हवा में उगाया जाता है। तो पौधों को हवा में उगाने की जो विधि है उसको बोलते हैं एरोपोनिक या एरोपोनिक्स। इसके बाद में हमारी जो दूसरी विधि आती है वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर बागवानी की जाती है। हॉर्टिकल्चर विधि के अंतर्गत बागवानी की जाती है। अगली हमारी है ओलिरीकल्चर। ओलिरीकल्चर जो कि सब्जी विज्ञान के अंतर्गत आती है। सब्जी विज्ञान के आप इसको ऐसे याद रखेंगे, सब्जी में ऑयल, सब्जी में ऑयल। तो ऑयल से आप याद रखेंगे ओलिरीकल्चर और सब्जी से याद रखेंगे सब्जी विज्ञान। तो ओलिरीकल्चर किसकी विधि है? सब्जी विज्ञान की, यानी सब्जियां उगाने की विधि है। इसके बाद में अगली है हमारी विटीकल्चर। विटीकल्चर, इसमें अंगूर की खेती की जाती है। याद रखेंगे आपको मीठी अंगूर, मीठी अंगूर। मीठी से आप वीटी से मीठी से याद रखेंगे आप वीटी, और अंगूर से अंगूर, मीठी अंगूर। जैसे ही आप ये देखेंगे कि विटीकल्चर, तो आपको ये याद आएगा कि मीठी अंगूर। मीठी अंगूर का मतलब विटीकल्चर, मीठी से, और अंगूर से अंगूर की खेती। तो विटीकल्चर के अंदर अंगूर की खेती की जाती है। अगली हमारी विधि है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर में मत्स्य पालन यानी मछली का पालन किया जाता है। अगली हमारी विधि है मोरी कल्चर। मोरी कल्चर जिसमें रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना, यानी कि इस विधि के अंतर्गत शहतूत को उगाया जाता है, क्योंकि जो रेशम का कीट है वो शहतूत के ऊपर ही रहता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मोरी कल्चर के तहत शहतूत को उगाते हैं ताकि हमें रेशम का जो कीट है वो मिल सके। अगली हमारी विधि है एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है। आप याद रखेंगे एप्पल में मधुमक्खी, मधुमक्खी, एप्पल में मधुमक्खी। एप्पल से याद रखेंगे एपीकल्चर और मधुमक्खी से मधुमक्खी पालन। तो एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। अगली हमारी है फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर में फूलों का उत्पादन किया जाता है। आप याद रखेंगे फूल फलों में बह गया, फूल फलों में बह गया। तो फ्लो से फ्लोरीकल्चर और फूल से फूल, तो फ्लोरीकल्चर में फूलों का उत्पादन किया जाता है। अगली हमारी जो विधि है वो है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में है फल विज्ञान, यानी फलों का उत्पादन किया जाता है। आप याद रखेंगे पोमोफल। पोमोफल से आप याद रख पाएंगे इजीली। पोमोफल, पोमो से हो जाएगा पोमोलॉजी, और फल से हो जाएगा फल विज्ञान। अगली हमारी विधि है वर्मी कल्चर। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि वर्मी कल्चर में केंचुए का पालन किया जाता है। अगली हमारी विधि है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम उद्योग, यानी रेशम का उत्पादन करना। आप याद रखेंगे सिर में रेशम के कीट। सिर से याद रखेंगे सेरीकल्चर और रेशम से याद रखेंगे रेशम के कीट, यानी सेरीकल्चर में जो रेशम के कीट हैं उनका उत्पादन किया जाता है। तो ये हमारी इम्पोर्टेंट कुछ खेती की विधियां थी
जिनमें हम किस किस प्रकार की खेती की जाती है उनको देखा। अक्सर एग्ज़ाम में यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब हम शुरू करते हैं दोस्तों भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों को। तो हमारी सबसे जो पहली खाद्यान्न फसल है वो है चावल, जिसको धान भी कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहले इस खेती की कौन कौन सी कंडीशंस हैं, यानी कि किस कंडीशंस में ये खेती यानी कि ये फसल उगाई जा सकती है, इसके बाद में हम इसके प्रमुख फैक्ट्स यानी तथ्यों की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर कंडीशंस की बात करें तो दोस्तों इसके लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यक रहती है, जो कि आपको मिलेगी भारत के उत्तरी मैदानों में। इसके अलावा जो पश्चिमी तटीय मैदान हैं, पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों में आपको चिकनी उपजाऊ मिट्टी मिलेगी, जो कि चावल या धान की खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में तापमान की बात करें यानी टेम्परेचर की बात करें तो इसके लिए 25 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता रहती है। ये औसत तापमान है, औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता रहती है। वार्षिक वर्षा की बात करें तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता रहती है। तो चावल की खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी, 25 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान और 100 डिग्री सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता रहती है। अब हम बात करते हैं चावल के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। दोस्तों जो चावल का पौधा है वो ग्रेमिनी कुल का है। ग्रेमिनी कुल से मतलब है दोस्तों, ग्रेमिनी कुल के अधिकतर पौधे घास वाले पौधे होते हैं, और इसकी जो मुख्य खासियत बात है कि इसका जो इन पौधों का जो तना है वो होता है खोखला, जिसको अक्सर हम पशुओं के लिए चारे के रूप में उपयोग करते हैं। तो जो ग्रेमिनी कुल के पौधे हैं वो जिनके जो तने होते हैं वो होते हैं खोखले, और ये सामान्यतः एक वर्षीय पौधे होते हैं। अगर चावल के वानस्पतिक नाम की बात करें तो उसको बोला जाता है ओरिजा सैटाइवा। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि चावल या धान का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है, तो वो है ओरिजा सैटाइवा। ये जो चावल है ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला पौधा है। दोस्तों उष्ण कटिबंध का मतलब होता है कि ये हमारी विषुवत रेखा है 0 डिग्री, और यहाँ पे ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पे, और यहाँ पे मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ, और ये है नॉर्थ। तो इनके बीच में ये जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला जोन है, यहाँ पर अधिकतर ये चावल की खेती की जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाहर नहीं की जाती है, लेकिन जो अधिकतर खेती है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले प्रदेश में ही की जाती है। तो जो चावल का पौधा है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला पौधा है। विश्व में चावल की कृषि के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्र भारत में है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो एरिया है चावल का वो सबसे ज़्यादा भारत में है। किंतु उत्पादन की दृष्टि से यानी प्रोडक्शन की दृष्टि से चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, यानी कि चीन चावल के उत्पादन में पहला है और भारत दूसरा है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत पहले नंबर पर है, चावल के क्षेत्र के अनुसार पहले पर और उत्पादन की दृष्टि से दूसरे पर। अगर भारत की बात करें तो भारत में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में चावल की 3 फसलें, एक वर्ष में 3 फसलें उगाई जाती हैं, जिनका नाम है ओस, अमन और बोरो। पूछा जा सकता है कि ओस, अमन और बोरो ये किसकी फसलें हैं, तो यह है धान की फसलें, यानी कि चावल की फसलें हैं जो कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में उगाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में धान की अच्छी उपज होने के कारण इसे धान का कटोरा कहा जाता है। ये भी सवाल कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो जो छत्तीसगढ़ का बेसिन है, छत्तीसगढ़ का जो बेसिन है उसको धान का कटोरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये धान की जो खेती है उसके लिए काफ़ी सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ चिकनी मिट्टी प्राप्त होती है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, और इसके अलावा यहाँ पर बारिश भी बहुत होती है, और यहाँ पे जो नदी बेसिन है वो भी है। तो ये धान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो छत्तीसगढ़ का जो बेसिन है उसको धान का कटोरा कहते हैं। चावल को बहुत धोने से विटामिन B1 जिसको बोलते हैं थाइमिन, ये नष्ट हो जाता है। दोस्तों ना केवल चावल, यदि कोई भी, जैसे कई लोग जो सेब होती है
उस सेब के ऊपर का जो छिलका होता है उसको हटाकर खाते हैं। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि जो ऊपरी परत रहती है, जो मैक्सिमम न्यूट्रिशन है, यानी कि जो मैक्सिमम जो पोषक तत्व हैं वो आपको ऊपर वाली परत में ही मिलेंगे। चाहे आप सेब ले लो, चाहे आप गेहूँ ले लो या चावल ले लो। तो इसलिए चावल को बहुत ज़्यादा नहीं धोना चाहिए, हल्का धोना चाहिए, हल्का धोना चाहिए। अगर आप ज़्यादा धोगे तो उसमें से जो उसकी ऊपरी परत है उसमें जो विटामिन B1 पाया जाता है वो नष्ट हो जाएगा। एक गोल्डन राइस जो कि चावल की एक प्रजाति तैयार की गई है साइंटिफिकली, इसमें विटामिन ए जिसको बीटा कैरोटीन कहा जाता है, इसकी अधिक मात्रा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि किसी व्यक्ति में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसको रतौंधी रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। उससे क्या होता है, रतौंधी का मतलब होता है ब्लाइंडनेस, यानी कि उसको दिखना कम हो जाता है। तो यदि विटामिन ए आपको लेना है तो आप गोल्डन राइस खा सकते हैं। अब बात करें कि चावल, जो राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान है वो है भारत के ओडिशा के कटक शहर में। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो वो है मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। अब हम देखते हैं कि उत्पादन की दृष्टि से कौन कौन से राज्य भारत में अग्रणी हैं। तो दोस्तों आपको 3 राज्य याद रखने हैं कि देश में सर्वाधिक चावल उत्पादक के जो शीर्ष 3 राज्य हैं वो हैं, पहला है पश्चिम बंगाल जो कि लगभग चावल का 14% उत्पादन करता है। दूसरे पे हैं उत्तर प्रदेश जो कि लगभग 11.7% उत्पादन करता है। और तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश जो कि लगभग 11% चावल का उत्पादन करता है। तो ये उत्पादन की दृष्टि से 3 राज्य हैं, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा आंध्र प्रदेश। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है जो कि 5.8% क्षेत्रफल पर चावल का उत्पादन करता है। दूसरे पे है पश्चिम बंगाल, 5.38% क्षेत्रफल पर चावल का उत्पादन करता है। और तीसरे पे है ओडिशा जो कि 4.17% भाग पर चावल का उत्पादन करता है। दोस्तों अगर ये पहले आप 2 स्टेट को जरूर याद रखें कि उत्पादन की दृष्टि से पश्चिम बंगाल पहले पे और उत्तर प्रदेश दूसरे पे। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से उल्टा हो जाता है, उत्तर प्रदेश पहले पे है जबकि पश्चिम बंगाल दूसरे पर थे। तो दोस्तों हमने चावल के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लिए, इसकी कंडीशंस देख ली कि कौन कौन सी कंडीशन में ये उगाया जाता है और कौन कौन से स्टेट्स इसमें अग्रणी हैं। अगली हमारी फसल है दोस्तों गेहूं, यानी कि वीट। तो गेहूं के बारे में सबसे पहले हम कंडीशन देखेंगे कि किस कंडीशन में गेहूं को उगाया जा सकता है। तो इसके लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता रहती है। गेहूं को बोते समय इस जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से लेके 15 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। पकते समय टेम्परेचर 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो इसके ये 2 टेम्परेचर जोन है। बोते समय 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, पकते समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर वार्षिक वर्षा की बात करें तो दोस्तों इसमें 50 से 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। दोमट मिट्टी की आवश्यकता, बोते समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, पकते समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस और औसत वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये इसकी कंडीशंस थी जिसमें गेहूं को उगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। तो जैसे जिस प्रकार जो चावल ग्रेमिनी कुल का पौधा था उसी प्रकार गेहूं भी ग्रेमिनी कुल का ही पौधा है। उत्पादन की दृष्टि से चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पे है। दोस्तों चावल में भी भारत दूसरे स्थान पे है, गेहूं में भी दूसरे स्थान पे है। चावल में भी चीन पहले पर था और गेहूं में भी चीन पहले पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है। चावल के बाद गेहूं देश का दूसरा सबसे खाद्यान्न फसल है। पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली जो फसल है वो है चावल, दूसरी है गेहूं। भारत में विश्व का लगभग 12.5% गेहूं का उत्पादन है,
जबकि चावल का 21% उत्पादन होता है। पूरी दुनिया में चावल का 21 सॉरी भारत में गेहूं का 12.5% उत्पादन होता है दुनिया का, जबकि चावल में 21% उत्पादन केवल भारत में होता है। तो आपको याद रखना है ये डेटा भी। आप जैसे अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस डेटा को मेंस के एग्ज़ाम में यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका जो आंसर है थोड़ा वेटेज हो जाए, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। गेहूं के वानस्पतिक नाम की बात करें तो उसको बोलते हैं ट्रिटिकम सेटाइवम। ट्रिटिकम सेटाइवम गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम सेटाइवम। कई एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में सामान्यतः अगर प्रोटीन की बात करें तो वो 8 से 15% होता है। कार्बोहाइड्रेट 65 से 70% होता है। वसा 1.5% के लगभग होती है और खनिज होते हैं 2% के लगभग। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, नोट रखना। कई लोगों का यह मानना है कि यदि वसा की मात्रा ज़्यादा रहती है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रहती है तो जो हमारा शरीर है वो मतलब मोटा हो जाता है। कई लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा वसा खाने और कार्बोहाइड्रेट के कम खाने से व्यक्ति मोटा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में एक कार्बोहाइड्रेट और एक वसा, ये दो चीज़ होती है। दोस्तों जो हमारा शरीर है कार्बोहाइड्रेट से जो कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और इसी को एज ए ग्लूकोज यूज करता है शरीर। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को करता है। यदि शरीर को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलती है तो इसके बाद में वो वसा को पचाता है और वसा को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो यदि आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा रहती है तो इसका मतलब है कि जो आप उसके अंदर वसा है या फिर आप उसके अलावा जो वसा ले रहे हैं वो आपके एज ए फैट आपके स्टोमक में जमा हो जाएगी और आपका मोटापा बढ़ जाएगा। लेकिन यदि आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो और फैट की मात्रा ज़्यादा हो तो वो जो शरीर है उसको ये प्राथमिक ग्लूकोज नहीं मिलेगा। इसके कारण वो फैट को पचाना शुरू करेगा, जिसके कारण आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बिल्कुल कम कर दें, क्योंकि यदि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आप बिल्कुल कम कर देंगे तो आपको अदर कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दोस्तों कई जो बच्चे थे उनमें जो मिर्गी का दौरा पड़ता था, उनके लिए डॉक्टरों ने एक डाइट तैयार की थी जिसका नाम है कीटो डाइट या कीटोजेनिक डाइट। इसमें डॉक्टरों ने क्या किया कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम रखा, यानी 5 से 10% केवल कार्बोहाइड्रेट रखा और वसा की मात्रा को 70 से 75% कर दिया। इससे क्या हुआ कि उन बच्चों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्राथमिक ग्लूकोज के रूप में होता था वो शरीर को नहीं मिला, जिसके कारण शरीर ने क्या किया कि ये जो वसा थी इस वसा को पचाना शुरू किया। उसके कारण जो मिर्गी पड़ती थी वो उन बच्चों में मिर्गी पड़ना कम हो गई। बाद में इस डाइट को जो कई मोटे लोग हैं जिनका जो स्टोमक है वो ज़्यादा बड़ा हो गया है तो उनके लिए भी ये डॉक्टरों ने रिकमेंड शुरू किया। तो दोस्तों मेरा भी ये मानना है कि आप खुद से ये डाइट फॉलो ना करें बिना डॉक्टर की सलाह के, क्योंकि जो फैट होता है यानी कि जो वसा होता है वो हमारी किडनी में जमा होता है। और यदि अगर आपने ये डाइट फॉलो शुरू कर दी खुद से और आपको यदि पहले से कोई किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपके लिए, आप खतरे में पड़ सकते हो। तो आप डॉक्टर की सलाह पर ही इस प्रकार की चीज़ें यूज़ करें। ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया है कि ये किस प्रकार से हमारे शरीर में काम करता है। अब बात करते हैं गेहूं के उत्पादन में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं। तो दोस्तों गेहूं के उत्पादन में देश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक शीर्ष 3 राज्य, पहला है उत्तर प्रदेश जो कि कुल गेहूं का 31.92% का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर हैं पंजाब
जो कि 19.55% उत्पादन करता है, और तीसरे पे है हरियाणा 11.6% गेहूं का उत्पादन करता है। तो आपको याद रखना है कि उत्पादन की दृष्टि से पहले पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे है पंजाब और तीसरे पे है हरियाणा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर गेहूं उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, जो कि 9.84 मिलियन हेक्टेयर का उत्पादन करता है। इसके बाद में दूसरे पे है मध्य प्रदेश, जो कि 5.56 मिलियन हेक्टेयर उत्पादन करता है। इसके बाद में तीसरे पे है पंजाब 3.51 मिलियन हेक्टेयर। दोस्तों, पंजाब तीसरे पे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से दूसरे पे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो हरित क्रांति हुई थी उसका अत्यधिक प्रभाव पंजाब में ही पड़ा था, पंजाब और हरियाणा। तो उत्पादन की दृष्टि से पंजाब दूसरे पे और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर हैं। तो दोस्तों, चावल के बाद में हमने गेहूं को देखा, इसकी भी हमने कंडीशंस को देखा कि किन कंडीशंस में गेहूं को उगाया जा सकता है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन से हैं, और उत्पादन की दृष्टि से कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं। दोस्तों, अग्रणी राज्यों में आपको मिनिमम 2 राज्य तो याद रखनी ही रखनी है। अगर 3 रख सको तो और भी बेहतर है, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार ट्रेंड पूछ लिया जाता है कि ये क्रम बताइए कि कौन कौन से राज्य उत्पादन की दृष्टि से इनका सही क्रम है। यानी कि आपको दे दिया जाएगा जैसे कि गेहूं के उत्पादन में कौन से राज्य अग्रणी हैं, और आपको दे देंगे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ये तीनों इसी क्रम में क्या है, गेहूं का उत्पादन करते हैं। यानी सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब और फिर हरियाणा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। तो हमने चावल और गेहूं को खत्म कर लिया है, जो कि दोनों ही ग्रेमिनी कुल के पौधे थे। चलिए दोस्तों, अगली हमारी जो फसल है, खाद्यान्न फसल, वो है मक्का। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडीशंस की, किन कंडीशंस में मक्के को उगाया जा सकता है। तो दोस्तों, मक्के के लिए दोमट मिट्टी की, उपजाऊ दोमट मिट्टी की आवश्यकता रहती है। तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक इसको आवश्यकता रहती है तापमान की। वार्षिक वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर की आवश्यकता रहती है। मक्के के लिए दोमट मिट्टी उपजाऊ, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता रहती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें इसके तो दोस्तों, सबसे पहले कि ये उभयलिंगी पौधा होता है। उभयलिंगी पौधे का मतलब होता है दोस्तों कि एक ही पौधे में नर तथा मादा दोनों ही फूल होते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, 2 प्रकार के फूल होते हैं, एक नर मादा, एक नर और एक मादा। जिस प्रकार मनुष्य में आगे पीढ़ी बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति और एक महिला की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधों में भी नर और मादा की आवश्यकता रहती है। यहाँ से जो नर से मादा तक जो परागकण होते हैं, परागकण, उनको ले जाने का काम कीट करते हैं, लाइक जैसे मधुमक्खियाँ। तो इनके द्वारा ही इनका उत्पादन होता है। दोस्तों, यदि पूरी धरती से ये जितने भी कीट हैं अगर इनको समाप्त कर दिया जाए तो आने वाले 2 साल में पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि उत्पादन ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो नर पौधा होता है उससे जो मादा पौधा होता है उस तक परागकण ले जाने का काम ये कीट ही करते हैं। तो जो बाकी पौधे रहते हैं उनमें नर और मादा ये दोनों फूल अलग अलग रहते हैं, लेकिन जो मक्का रहता है उसमें एक ही पौधे में नर और मादा दोनों फूल होते हैं। इसके बाद में बात करें खाद्यान्नों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट। अगर सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो मक्के के अंदर पाया जाता है, जो कि लगभग 80% पाया जाता है। इसका प्रयोग बायोडीजल उत्पादन में भी किया जाता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि भारत सरकार की 2020 की बायो डीजल पॉलिसी, इसमें भारत सरकार क्या कर रही है
कि विभिन्न प्रकार की जो कृषि फसलें हैं उनसे बायोडीजल प्राप्त कर रही है, ताकि उस बायोडीजल को जो डीजल है, जो एक्चुअल डीजल है, उसके अंदर क्या किया जा सके, ब्लेंड किया जा सके, यानी मिक्स किया जा सके, ताकि जो हमारा इंपोर्ट बिल है, क्योंकि हम ज़्यादातर जो पेट्रोल डीजल है वो इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम हो सके। और इसके अलावा हम इलेक्ट्रिसिटी पर भी स्विच कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वाली जो गाड़ियां हैं वो भी। तो ये जो मक्का है इसका जो उपयोग है वो बायोडीजल बनाने में भी किया जा रहा है, ताकि इसका हम उपयोग डीजल में ब्लेंड करने में काम ले सके। मक्का एक C4 पौधा है। C4 पौधे का मतलब होता है दोस्तों कि जब पौधे के अंदर CO2 का स्थिरीकरण होता है, यानी कि स्टेबलाइजेशन होता है, तो उस समय इसका जो प्रथम उत्पाद है, फर्स्ट प्रोडक्ट है, वो 4 कार्बन वाला होता है। 4 कार्बन वाला होता है, 4 कार्बन वाला होता है। और इस प्रकार के पौधे, जो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण है वो तीव्र होता है, तीव्र होता है C4 वाले पौधों में। तो मक्का एक C4 पौधा है। मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है। दोस्तों ये कई बार हिस्ट्री पूछा जाता है कि जो मक्का है वो किस मूल का पौधा है, तो वह अमेरिकी मूल का पौधा है, जिसमें भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। मक्के की बात करें तो मक्के की जो बुआई है वो खरीफ, रबी और जायद तीनों फसलों में की जाती है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मक्के को तीनों ऋतुओं में, खरीफ, रबी और जायद तीनों फसलों में उगाया जाता है। भारत में अगर अग्रणी राज्यों की बात करें तो आपको 3 राज्य याद रखने हैं। पहला कर्नाटक याद रखना है, सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है। दूसरा मध्य प्रदेश में और तीसरा बिहार में। आगे बात करें तो फिर तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश आते हैं। लेकिन आपको 3 राज्य याद रखने हैं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार। इन राज्यों में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगली हमारी जो फसल है खाद्यान्न वो है बाजरा। सबसे पहले इसकी कंडीशन की बात करें तो काली व लाल मिट्टी अधिक उपयोगी रहती है बाजरे के उत्पादन के लिए। दोस्तों बाजरा एक मोटा अनाज है, मोटा अनाज है। इसको काली व लाल मिट्टी की आवश्यकता रहती है। तापमान की बात करें तो 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस को तापमान की आवश्यकता रहती है। वार्षिक वर्षा की बात करें तो 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता रहती है। यानी कि जो बाजरा है वो भारत के लगभग हर कंडीशन में उगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए वर्षा की जो मात्रा है वो कम आवश्यकता रहती है। यानी कि बाजरा जो है कम पानी का यूज करता है, कम पानी का यूज करता है। वहीं अगर सबसे ज़्यादा पानी के यूज की बात करें तो गन्ना करता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि गन्ना सबसे ज़्यादा पानी का यूज करता है, वहीं बाजरा पानी का सबसे कम यूज करता है। अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो बाजरा है ये भी ग्रेमिनी कुल का ही पौधा है, क्योंकि इसमें भी क्या है, जो इसका तना होता है वो खोखला होता है, जिसको हम पशुओं के लिए चारे के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा ये 1 वर्षीय पौधा है। जो मक्का था वो अमेरिकी मूल का पौधा था और ये जो बाजरा है वो अफ्रीकी मूल का पौधा है। रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में इसका उत्पादन किया जाता है। एकल फसल या कपास, ज्वार या रागी के साथ मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता है। यानी कि इसको सिंगल एकल फसल के रूप में भी बोया जाता है और कपास, ज्वार या रागी के साथ पैरेलल भी उगाया जाता है। यानी कि यहाँ पे बाजरा उगा दिया जाता है, यहाँ पे कपास, फिर बाजरा, फिर कपास, ऐसे। तो मिश्रित फसल के रूप में भी बाजरे को उगाया जाता है। तो ये था हमारा बाजरा। उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो दोस्तों देश में सर्वाधिक बाजरा उत्पादक 3 राज्य, सबसे पहले हैं राजस्थान, जिसमें 4.49 मिलियन टन उत्पादन होता है बाजरे का। दूसरे नंबर पे हैं उत्तर प्रदेश, 1.80 मिलियन टन उत्पादन होता है बाजरे का। तीसरे पे हैं गुजरात, जिसमें 0.73 मिलियन टन बाजरे का उत्पादन होता है। तो दोस्तों जो अधिकतर उत्पादन है वो आपको बाजरे का मिलेगा
नॉर्थ इंडिया में बाजरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा मिलेगा। उत्तर भारत में सबसे अधिक बाजरे का उत्पादन किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान में पूरे देश का लगभग 57.44% बाजरे का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 13.34% बाजरे का उत्पादन किया जाता है और महाराष्ट्र में 9.13% बाजरे का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, बाजरा एक ऐसी खाद्यान्न फसल है जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक रहती है, तो समय समय पर बाजरे का उपयोग करना चाहिए खाने में, ताकि जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा शरीर के लिए पूरी हो सके। तो ये हमने बाजरा भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए दोस्तों, अगली हमारी जो खाद्यान्न फसल है वो है जौ यानी कि बार्ले। अगर आवश्यकता यानी कि कंडीशंस की बात करें तो इसके लिए हल्की बलुई, छिछली काली व लाल मिट्टी की आवश्यकता रहती है। तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक इसको आवश्यकता रहती है तापमान की। 70 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता रहती है जौ के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। देश की महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। शराब बनाने में जौ का उपयोग किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जौ के साक्ष्य मिले। दोस्तों, ये सवाल कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से किस फसल के साक्ष्य मिले हैं। तो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी उगाई जाती थी, यानी कि इसके साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। अगर उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब ये भारत में सबसे अग्रणी राज्य हैं। इसके बाद में हरियाणा, बिहार और झारखंड आता है। बाजरा जैसे मोटा अनाज है, उसी प्रकार से जौ को भी मोटे अनाज में गिना जाता है। अगली हमारी खाद्यान्न फसल है ज्वार। ज्वार की बात करें तो ज्वार के लिए काली व लाल मिट्टी अधिक उपयोगी है। तापमान की बात करें तो 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर की आवश्यकता रहती है और 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता रहती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो चावल और गेहूं के बाद ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। पहले पे है चावल, दूसरे पे है गेहूं और तीसरे पे है ज्वार। तो आपको याद रखना है, पहले पे चावल, दूसरे पे गेहूं और तीसरे पे ज्वार। ये तीसरे नंबर पर खाई जाने वाली मुख्य खाद्यान्न फसल है। बाजरा अफ्रीकी मूल का पौधा था, उसी प्रकार जो ज्वार है वह भी अफ्रीकी मूल का एक पौधा है और ये उष्ण कटिबंधीय पौधा है, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो जलवायु है वहाँ पर इसको उगाया जाता है। रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज एवं विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये जो तीनों फसलें हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की अधिक मात्रा मिलेगी आपको। तो दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं कि उत्पादन की दृष्टि से कौन से राज्य आगे हैं यानी अग्रणी हैं। तो देश में सर्वाधिक अगर ज्वार की बात करें तो 3 राज्य हैं। पहला है महाराष्ट्र, जो कि कुल ज्वार का 32.47% उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर है कर्नाटक, जो कि 24.16% उत्पादन करता है। राजस्थान की बात करें तो 11.57%, जो कि तीसरे नंबर पर है। तो आपको याद रखना है MKR, यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो दोस्तों पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे कर्नाटक और तीसरे पे राजस्थान, यानी जिस प्रकार से उत्पादन था उसी प्रकार से ज्वार में क्षेत्रफल की दृष्टि से है। क्षेत्रफल में महाराष्ट्र का जो एरिया है 45.28% है, कर्नाटक का 19.21% है और राजस्थान का 12.45% है। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ी हैं भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। तो दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर और भी ज़्यादा अच्छा लगा है तो कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं इस चैनल का लिंक, ताकि आपके दोस्त भी इसको सब्सक्राइब कर सकें। यहाँ पे हमने भारत के भूगोल की सीरीज चला रखी है, जिसमें आज हमारा 17वां लेक्चर चल रहा है। इसके
बाद में भारतीय कृषि खत्म होने के बाद में 2 लेक्चर और बचेंगे, एक है पशुपालन और एक है प्रमुख खनिज। वो कंप्लीट होने के बाद में हमारा भारत का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम विश्व का भूगोल शुरू करेंगे, जिसको हम मैप और डायग्राम की सहायता से शानदार तरीके से समझने वाले हैं, जिस प्रकार हमने भारत के भूगोल को समझा। इसके अलावा हम इकोनॉमिक्स, भारत की जो इकोनॉमिक्स हैं वो भी शुरू करने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। इसके अलावा मैंने रीजनिंग शुरू की है, जिसमें मैंने एक टॉपिक पढ़ा है पासा यानी कि डाइस। दोस्तों मैथ्स और जो रीजनिंग है वो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो अगर यदि आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है तो आप इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों को सीख सकते हैं। मैं आपको पूरा बेसिक से सिखाता हूँ और प्रैक्टिस भी बहुत करवाता हूँ, ताकि आप क्लास में ही कॉन्फिडेंट हो जाएं कि रीजनिंग और मैथ्स के सवाल आप एग्ज़ाम में टैकल कर पाओ। तो मैंने पासा पढ़ाया है, आप जाके देखें इसको। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप सजेशन दे सकते हैं कि कौन कौन से और टॉपिक लाने। वैसे तो मैं रीजनिंग और मैथ्स दोनों की ही टॉपिक लाने वाला हूँ, ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपको अगर कोई भी क्यूरी है तो आप स्टडी लाइट 22 ये इंस्टाग्राम हैंडल है, जो कि आपको चैनल पे भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं आपको कोई परेशानी है तो। इसके अलावा इसी नाम से यानी कि आप t.me/ study_light22 लिखेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे, जिसका लिंक भी चैनल पर दे रखा है। तो आप वहाँ पर भी उसको भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो अपडेट्स हैं, वीडियो के अपडेट्स हैं या फिर जो भी कोई मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, उसका आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।